वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर DSSB PRT के लिए NIOS नोट्स का समरी है। यूनिट 3 है। यूनिट 3 का नाम है एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में। तो इसमें पहला पॉइंट है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की अवधारणा और आवश्यकता। तो प्रारंभिक शिक्षा था उसको सार्वभौमिकरण करने की अवधारणा और उसको सार्वभौमिकरण करने की क्या आवश्यकता हुई उसके बारे में देखेंगे। तो देश में प्रत्येक बच्चे को उसकी जाति, पंथ, धर्म के बावजूद प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना। तो ये था इसका सार्वभौमिकरण की अवधारणा कि प्रदेश में जो भी बच्चे थे उनको जाति है, उनका पंथ, धर्म के बावजूद उनको प्रारंभिक शिक्षा को उपलब्ध कराना। इसमें एक आर्टिकल 45 है। तो आर्टिकल 45 में दिया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना। फिर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हो रहा था, उसमें लक्ष्य रखे गए थे, उनकी प्राप्ति ना होने के क्या कारण है वो दिए गए हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है जनसंख्या विस्फोट। तो उस समय है जो जनसंख्या का वृद्धि बहुत ही तीव्र मात्रा में हुई थी, इसीलिए बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाई। नेक्स्ट है गरीबी। तो गरीबी थी, जैसे कि कोई बच्चा पढ़ना भी चाहता था लेकिन उसके माता पिता की स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती थी और उनको छोटी उम्र में ही काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, इसीलिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा है जो पूर्ण नहीं हो पाई। फिर नेक्स्ट है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता था, अधिकतर जो बच्चे पढ़ते थे प्राथमिक विद्यालयों में, वहाँ पे बच्चों के माता पिता हैं जो कृषि करते थे। तो अब कृषि के टाइम पे उनको अपने बच्चों के साथ खेत पर ले जाते थे, उनसे मजदूरी करवाते थे, तो इससे भी उन बच्चों की जो शिक्षा थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई। फिर है नंबर 4 पे संवादहीनता भी है जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों को अप्राप्ति का एक कारण था। तो इसमें क्या लिखेंगे, तो 4th वाले पॉइंट में हो जाएगा, जैसे कि दूर पे या पहाड़ी इलाके हो गए या फिर जनजाति लोग थे, वहाँ पे जो संवाद होता था वो नहीं कर पाते थे, आपस में बातचीत सही से नहीं कर पाते थे लोग, तो ये भी एक कारण रहा। फिर है बेरोजगारी। तो बेरोज़गारी में ऐसा था कि बहुत से पेरेंट्स ये देखते थे कि कोई बच्चा है जैसे पढ़ा लिखा है लेकिन उसको रोज़गार नहीं मिल पाया, उसने पढ़ाई भी की, तो उनके अंदर है जो एक निगेटिविटी आ जाती थी कि उसने पढ़ाई की है फिर भी उससे रोज़गार नहीं मिला। इसीलिए ये वाला भी कारण है जो इस कारण से उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण लक्ष्य की अप्राप्ति होने का ये भी एक कारण बना। प्रेरणा की कमी थी बच्चों में या उनके माता पिता में। और फिर है ड्रॉप आउट, अपव्यय या प्रगतिरोध। ड्रॉप आउट, अपव्यय या प्रगतिरोध। फिर है जागरूकता की कमी और अज्ञानता। जागरूकता नहीं थी कि पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं, अज्ञानता था लोगों में। लिंग पक्षपात बहुत होता था कि लड़का है लड़के को पढ़ा देते थे, लड़की को नहीं पढ़ाते थे लोग, ये सब चीज़ें इसका कारण बनी। जीवन में स्थिरता की कमी थी। तो ये थे प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों को अप्राप्ति के कारण। तो ये कारण है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर ये जो 86वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें 3 परिवर्तन किए गए। और ये संविधान संशोधन कब किया बना था, तो ये 2002 का अधिनियम है। 86वां संविधान संशोधन, इसका सन है याद रखिएगा, 2002 का अधिनियम है। इसमें 3 परिवर्तन किए गए। नया अनुच्छेद 21A भाग 3 का इसमें मिलाया गया था, तो नया अनुच्छेद बनाया गया 21A और ये भाग 3 में इसको सम्मिलित किया गया। शिक्षा का अधिकार 21A, राज्य है जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसमें बताया गया कि राज्य है जो 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये आर्टिकल 21 का A है, भाग 3 में इसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 45 के 4th भाग में, अनुच्छेद 45 भाग 4 के लिए एक नया लेख प्रतिस्थापित किया गया। उसमें बताया गया 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करेगा। तो ये DPSP में उल्लेखित है, अनुच्छेद 45 भाग 4। तो इसमें एक नया पहले से ही अनुच्छेद था लेकिन उसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया कि 6 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनके लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किया गया था। और आर्टिकल नंबर 3 वाला है आर्टिकल 51 का A। इसमें बोला गया, इसमें है जो 11वां मौलिक कर्तव्य इसके द्वारा जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य है जो आर्टिकल 51A।
तो इसमें बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु तक के जो भी बच्चे थे उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराया जाए। ये है जो माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए। तो 51 ए में है जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य है जो 11वां मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए माता पिता। तो ये था 11वां मौलिक कर्तव्य। फिर उसके बाद है RTE एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये है जो 26 अगस्त 2009 में संसद में पारित किया गया था। कब किया गया? तो 26 अगस्त 2009 में पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट डेट है, इनको याद रखिएगा। 1902 में छत्रपति साहू महाराज द्वारा कोल्हापुर राज्य महाराष्ट्र में पहले की तैयारी व क्रियान्वित हो चुका था। ये जो RTE एक्ट है तो 1902 में छत्रपति साहू महाराज थे वहाँ कोल्हापुर राज्य महाराष्ट्र में, उन्होंने पहले इसका ही क्रियान्वयन कर लिया था 1902 में। जैसे क्वेश्चन पूछे कि 1900 किस जगह में सबसे पहले इसका क्रियान्वयन किया गया था, तो 1902 में किया गया था। राज्य था महाराष्ट्र, कोल्हापुर में। किसके द्वारा? तो छत्रपति साहू महाराज के द्वारा किया गया था। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है 1918 तक वल्लभ भाई पटेल ने बॉम्बे में महाराष्ट्र था कि सभी नगर परिषदों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी थी। तो प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कहाँ की गई सबसे पहले सभी नगर परिषदों में? तो ये बॉम्बे राज्य में। और कब की गई थी? 1918 तक कर दी गई थी। किसके द्वारा? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें याद रखिएगा। फिर भारत बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा 1959 में शामिल था। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा की गई थी बाल अधिकारों से रिलेटेड 1959 में, तब इसमें भारत है जो शामिल था। याद रखिएगा, अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? 1959 में, तब भारत इसमें शामिल हो गया था। फिर भारत ने 1974 में बच्चों पर एक राष्ट्रीय नीति अपनाई। भारत ने बच्चों पर एक राष्ट्रीय नीति कब अपनाई थी? 1974 में अपनाई थी। ठीक है। फिर यूनिसेफ की रिपोर्ट 2005 आई, उसका शीर्षक था चाइल्डहुड अंडर थ्रेट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, यूनिसेफ रिपोर्ट 2005 का जो शीर्षक था उसका नाम बताओ, तो उसका शीर्षक हो जाएगा चाइल्डहुड अंडर थ्रेट। तो ये 5 से 14 वर्ष के मध्य 7.4 करोड़ बच्चे थे जिनको बुनियादी शिक्षा की पहुंच से बाहर थे। ये रिपोर्ट आई, उसमें पता लगा कि 5 से 14 वर्ष के मध्य 7.2 करोड़ बच्चे ऐसे थे जिनको बुनियादी शिक्षा नहीं मिल पाई है। फिर ये RTE एक्ट 2009 के प्रावधान। तो जो RTE एक्ट था 2009 वाला, उसके प्रावधान थे, उसमें प्रावधान देख लेंगे कौन कौन से थे। बच्चे के अधिकार। नंबर 2 पे है अध्यापक की भूमिका तथा कार्य और विद्यालय अभिशासन या प्रबंधन था पाठचर्या का मूल्यांकन। तो ये 4 प्रावधान थे RTE एक्ट 2009 के तहत। तो पहला वाला देखेंगे बच्चे के अधिकार, मतलब 1959 है जो, इसमें यूनियन की घोषणा के आधार पर बच्चे के अधिकार दिए गए हैं। तो पहले जो बच्चे के अधिकार हैं ये वाले, ये 1959 में जो यूएन की घोषणा के आधार पर अधिकार बताए गए थे वो वाले दिए गए हैं ये। तो उसमें यूएन की घोषणा के आधार पर बच्चे के अधिकार थे, जीवित रहने का अधिकार है बच्चे को, स्वास्थ्य और देखभाल का अधिकार है, राष्ट्रीयता के नाम का अधिकार है, पोषण का अधिकार है बच्चों को, शिक्षा का अधिकार है, शोषण से सुरक्षा का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, उपेक्षा से बचाव का अधिकार है, माता पिता के साथ रहने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है। तो ये यूएन में जो घोषणा की गई थी बच्चों के अधिकार से लेके, उसमें ये अधिकार बच्चों के दिए गए हैं। फिर है RTE, उसमें अधिकार क्या क्या थे बच्चों को। तो RTE 2009 में है जो विलंब से दाखिला लेने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। जैसे कोई बच्चा देर में अगर प्रशिक्षण लेता है तो उन्हें एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का बच्चे से शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। उम्र के प्रमाण के अभाव में बच्चों को स्कूल से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर किसी बच्चे के पास है जो ए सर्टिफिकेट नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट, तो उसको स्कूल से वंचित नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण दिया जाएगा। जैसे अगर एक बच्चे को वहाँ पे स्कूल में अच्छा नहीं लग रहा है, उसको उसकी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही अच्छे से, तो दूसरे विद्यालय में जा सकता है। तो उससे जैसे TC होती है, स्थानांतरण में शिक्षक उसकी मदद करेगा। नेक्स्ट है शारीरिक मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा बच्चे को न किसी प्रकार का मानसिक दंड भी नहीं दिया जाएगा और शारीरिक भी नहीं दिया जाएगा।
प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद भी किसी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। जैसे प्रवेश की अंतिम तिथि है जो समाप्त हो गई, उसके बाद भी अगर कोई बच्चा एडमिशन लेने आता है तो उसको एडमिशन दिया जाएगा, उससे वंचित नहीं किया जाएगा। फिर नंबर 3 पे है विद्यालय अभिशासन प्रबंधन, स्कूल गवर्नेंस मैनेजमेंट। तो इसमें बताया गया स्कूल मान्यता के लिए आवश्यक ढांचागत व शैक्षिक सुविधाएं हों। तो कोई स्कूल है मान्यता प्राप्त करता है तो उसके लिए उससे पहले है जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, स्कूल अच्छा से बना होना चाहिए, वहाँ पे शैक्षिक सुविधाएं हो तो उनको मान्यता मिलेगी स्कूल की। फिर है प्रबंध समिति में कम से कम 50% वुमेन हो। कितने 50% है जो वुमेन हो। जो प्रबंध समितियाँ बनाई गई थी SMC, उनमें 50% वुमेन हो और पेरेंट्स है जो टोटल 75% हो। प्रबंधन समिति का कार्य था RTE के जो लक्ष्य थे उनको प्राप्त करना और स्कूल विकास योजना की निगरानी करना, तैयारी करना, ये थे प्रबंध समिति के कार्य। फिर है इसमें डिटेल्स पे RTE एक्ट 2009 दिया गया है। जिन बच्चों को स्कूल में प्रवेश में देरी हुई उन्हें विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। तो प्रशिक्षण है जो उन्हें विशेष रूप से प्रदान किया जाएगा वो मिनिमम 3 मंथ का होना चाहिए और मैक्सिमम 2 ईयर का होना चाहिए जिन बच्चों को प्रवेश में देरी हुई है। और धारा किस विशेष प्रशिक्षण किस धारा के अंतर्गत स्वीकार किया गया था, तो धारा 29A में इसको विशेष प्रशिक्षण वाला स्वीकृत किया गया था। और ये जो विशेष प्रशिक्षण है विद्यालय परिसर में ही इसकी कक्षाएं चलाई जाएंगी। तो ये था विशेष प्रशिक्षण जिनके जो बच्चे हैं देरी से एडमिशन लिए किसी कारणवश उनके लिए। फिर है राज्य सरकार के कर्तव्य क्या थे। तो राज्य सरकार के कर्तव्य थे कि प्राइमरी स्कूल है जो 1 किलोमीटर के भीतर हों। जो प्राथमिक स्कूल्स होते हैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक वो हैं 1 किलोमीटर के भीतर हों और अपर प्राइमरी वाले जो 6 से 8 तक थे वो 3 किलोमीटर के भीतर हों। और फिर था परिवहन और आवासीय सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध कराई जाए कि बच्चे अगर 3 किलोमीटर के दूर पे हैं तो उन्हें आने ले जाने में और उनके रहने में जैसे हॉस्टल्स होते हैं वो बनाए जाएं। छात्रा को मुफ्त यात्रा पास दिया जाए, जैसे जो लड़कियां थी उनको यात्रा करने के लिए मुफ्त पास दिया जाना चाहिए ताकि उनके लिए आसानी हो सके। फिर है अभिलेखों का रखरखाव। मध्याह्न भोजन का क्रियान्वयन हो, जो मध्याह्न भोजन होता है मिड डे मील, उसका क्रियान्वयन हो और SMC स्कूल विकास योजना बनाएगी 3 साल की। SMC है एक योजना बनाएगी, उसका नाम था स्कूल विकास योजना। ये 3 साल के लिए बनाई जाएगी। कितने साल के लिए? 3 साल। नेक्स्ट है स्कूलों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। तो मान्यता प्राप्त स्कूल थे और वहाँ पे जो टीचर्स पढ़ाते थे उनके ये उत्तरदायित्व है। तो वहाँ पे जो RTE के जो प्रावधान थे उनको लागू करें स्कूल्स में और वो सभी प्रावधान है जो टीचर्स के थे टीचर्स पे लागू होते, स्कूल के थे तो स्कूल पे लागू होते थे। अगर वो इन प्रावधानों को लागू करने में फेल हो गए तो उनकी स्कूलों की मान्यता है जो रद्द कर दी जाएगी। तो ये थे स्कूलों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। फिर आता है स्कूल प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसे है SMC भी कहते हैं। इसमें है जो 75% है जो पेरेंट्स सदस्य होंगे इसके। शिक्षकों पर गैर शैक्षणिक बोझ नहीं होना चाहिए। समिति बनाएगी, इसमें बोला गया कि शिक्षकों पर है जो गैर शैक्षणिक बोझ नहीं होना चाहिए जनगणना और इलेक्शन को छोड़कर। शिक्षक है जो जनगणना और इलेक्शन में भाग लेंगे और बाकी जो गैर शैक्षणिक कार्य होंगे वो सब टीचर नहीं करेंगे। शिकायत निवारण तंत्र बनाया गया और किस स्तर पर बनाया गया शिकायत निवारण तंत्र, तो राज्य था, जिला और ब्लॉक स्तर पर बनाया गया। और इसमें है जो स्कूल ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, स्कूल न्यायाधिकरण का गठन किया गया था जिला, राज्य, ब्लॉक स्तर पर। फिर है शिक्षक। तो शिक्षक की क्या योग्यताएं थी RTE एक्ट 2009 में, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करें। जैसे इस समय है जो सुपर TT की वैकेंसी आती हैं या भी जो भी, तो उसमें जैसे ग्रेजुएशन प्राप्त होना चाहिए, टेट क्वालिफाई होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये सब अब है, ऐसे ही तब भी था कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं दी होती हैं वो सब प्राप्त करा हो टीचर। फिर है बच्चों के अधिकार की सुरक्षा। तो बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, उसका इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, रेपा की स्थापना की जाए। जैसे बच्चे थे उनके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए एक अधिकार बनाया गया, उसका नाम था शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन।
तो इसे है जो रेपा भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है जो याद रखिएगा की स्थापना की जाए। और इसमें 3 कैटेगरी थी इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो बनाया गया है, उसमें 3 कैटेगरी थी। एक था प्रावधान मतलब प्रोविज़न था, फिर संरक्षण प्रोटेक्शन था, और पार्टिसिपेशन मतलब भागीदारी थी। तो ये 3 अधिकार थे इसमें, ये इनको याद रखिएगा, इन्हें 3P भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चाइल्ड राइट्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इसको कहते हैं CRIN। तो CRIN का फुल फॉर्म हो जाएगा चाइल्ड राइट्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इसको है जो 2 भागों में बांटा गया था, 2 अधिकार इसमें दिए गए थे इसके अंतर्गत। CRIN के अंतर्गत एक था आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार, दूसरा था पर्यावरण सांस्कृतिक और विकासात्मक अधिकार। पहले वाले में जो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार था उसमें बुनियादी ज़रूरतें जैसे कि भोजन हो गया, शिक्षा है, आश्रय है, रोजगार का मिलना, ये सब इसमें अधिकार में शामिल थे, बुनियादी जो ज़रूरतें होती हैं। और फिर सेकंड वाला था पर्यावरण सांस्कृतिक और विकासात्मक अधिकार, इसमें ये इसे है तीसरी पीढ़ी के अधिकार भी कहते हैं। तो तीसरी पीढ़ी के अधिकार किसे कहते हैं? तो पर्यावरण सांस्कृतिक और विकासात्मक अधिकार को तीसरी पीढ़ी के अधिकार कहते हैं। इसमें है क्या बताया गया, इसमें स्वास्थ्य वातावरण में रहने और राजनीतिक आर्थिक विकास का अधिकार प्राप्त हो। तो इस प्रकार के अधिकार इसमें दिए गए थे। तो ये थी आज की यूनिट 3 जो कि RTE एक्ट 2009 से रिलेटेड थी। और अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।